ओके, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आज ये हमारी सीआरपीसी की सेकंड डेमो क्लास है। फर्स्ट डेमो क्लास जो है वो कल हो चुकी है, तो यदि आप लोगों में से किसी ने भी कल वाली जो फर्स्ट डेमो क्लास थी वो अटेंड अगर नहीं की हो, तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है लक्ष्य लॉ अकेडमी बाय रुचि है, उस पर मैंने जो है फर्स्ट क्लास डेमो की डाल दी है। ठीक है, और आज की भी ये जो क्लास है इसकी भी मैं रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डालूंगी, तो आप लोग इजीली जो है एक्सेस कर सकते हैं ये क्लासेस। और इसके बाद जो क्लासेस रहेंगी आज के बाद वाली, मीन्स ये 2 दिन की डेमो क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही थी, और आज के बाद यानी कि जो भी नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी वो फिर हमारी पेड स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लास के बारे में सारी जानकारी मैं आपको कल भी बता चुकी, लेकिन आज चूंकि नए लोग फिर से जुड़े तो एक बार बता देती हूँ। जो हमारा सीआरपीसी का कोर्स रहेगा ये 2.5 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। कम से कम 2.5 मंथ लगेगा सीआरपीसी को कंप्लीट होने में, क्योंकि मेजर एक्ट है, बड़ा एक्ट है, थोड़ा सा टाइम लगता है। और उसके अलावा जो कोर्स फीस है आपकी वो है 2000 रुपीज। ठीक है ना, 2000 रुपीज कोर्स फीस रहेगी पूरी होल सीआरपीसी की। अब सीआरपीसी जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इस सेशन में, वो किस हिसाब से पढ़ाने वाली हूँ, पूरा कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड बेस। मीन्स आप जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं, अभी रिसेंटली हमारा एमपीएडीपीओ का एग्जाम है, राजस्थान जुडिशरी का एग्जाम है, डीएलओ का तो हो चुका है ना, तो उसमें तो बढ़ा ही नहीं पाई। तो आगे और जितने भी रिसेंट हमारे एग्जाम है, अदर स्टेट जितनी भी जुडिशरी है, सबके लिए आपके लिए क्लासेस लेक्चर्स जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें हम जो बेरिक प्रोविजंस है वो कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट केस लॉज कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कवर करेंगे, सेक्शंस में से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, वैसी ओरिएंटेड बेस हम पढ़ाई जो है इन लेक्चर सीरीज में करने वाले हैं। तो कल हमने जो हमारा फर्स्ट डेमो सेशन था उसमें हमने डिस्कस किया था ओवरव्यू ऑफ सीआरपीसी, मींस हमने थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि पहले सबसे पहला ड्राफ्ट जो है सीआरपीसी का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंस्ट्रक्टेड किया गया था, तो किसने बनाया था। और फिर जो अभी हम ये सीआरपीसी पढ़ते हैं 1973 की, ये इसके पहले कौन सी वाली सीआरपीसी थी, मींस किसको रिप्लेस करके आई है। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ केस लॉज भी मैंने आपको कल डिस्कस किए थे, जिसमें बताया गया था कि सीआरपीसी का जो नेचर है वो कैसा है, प्रोस्पेक्टिव नहीं है, कैसा है, रिट्रोस्पेक्टिव है। मींस इसको भूतलक्षी प्रभाव के जो है भूतलक्षी प्रभाव इसका जो है करवाया जा सकता है थ्रू अमेंडमेंट। तो उससे रिलेटेड कुछ केसेस देखते, याद है किसी को वो केस कल की क्लास जिसने अटेंड की थी? चैट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर माइक ओपन करके बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। बताइए विशाल, कल कौन सा केस लॉ पढ़ा था हमने, याद है आपको? Yes, ma'am. Krishnan बताइए। versus State of Madras and Kehar Singh versus State. वेरी गुड, या ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि कोई भी सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे तो कोई भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले पूरे सब्जेक्ट का ओवरव्यू हमें अपने दिमाग में, एक ढांचा जिसको कहते हैं, स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, वो हमें बिठा लेना है। कैसे? जितने भी 37 चैप्टर्स हैं उनकी हेडिंग्स आपको याद कर लेनी है कि कौन से चैप्टर में कहाँ तक की सेक्शन से। ये मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, तो वो मैं आपसे बाद में पूछूंगी क्लास के बाद। अभी हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे पहले, ठीक है। तो आज जो है हमें डिस्कस करना है डेफिनेशन क्लॉज। सेक्शन फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके थे, क्योंकि सेक्शन फर्स्ट जो है वो ओवरव्यू का पार्ट है। सेक्शन फर्स्ट से हमें यही पता चलता है कि भाई इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, ये किस तारीख को लागू हुआ, कुछ चीजें थी जो हमने डिस्कस कर ली थी। आज हमें बात करना है जो डेफिनेशन क्लॉज है सेक्शन 2 उस पर। तो जो डेफिनेशन क्लॉज है सेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी, उसमें कुछ शब्दों को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो शब्दों की परिभाषा स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों को पता है कुछ एक्ट्स जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, आपका एविडेंस एक्ट है, इनमें इंटरप्रिटेशन क्लॉज दिया रहता है, निर्वचन खंड, वहां पे भी कुछ शब्दों की परिभाषाएं दी रहती है। लेकिन कुछ कुछ एक्ट में डेफिनेशन क्लॉज दिया जाता है, परिभाषा। तो आप बता सकते हैं कि डेफिनेशन क्लॉज और इंटरप्रिटेशन क्लॉज में क्या अंतर होता है? ऐसा क्यों है कि कुछ एक्ट्स में डेफिनेशन क्लॉज दिया है और कुछ एक्ट्स में इंटरप्रिटेशन क्लॉज दिया है? अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे किसी भी एक्ट की जो यूट्यूब पे डले हैं, तो आपको आंसर पता होगा। नहीं देखे होंगे तो खुद से पढ़ा होगा। बता सकता है कोई इंटरप्रिटेशन क्लॉज और डेफिनेशन क्लॉज में क्या अंतर है?
अगर पता है तो सिर्फ हैंड भी रेज कर दीजिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे किसी को पता है। अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे कंटिन्यू करते, नहीं तो मैं बताती हूँ। चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं आप लोग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन क्लॉज एंड डेफिनेशन क्लॉज? देखिए, थोड़ा सा कोऑपरेशन में आप लोगों से चाहूंगी क्लास में। ऐसे नहीं आपको बिल्कुल सुनते बैठे रहना है कि बस मैं बोलती जा रही हूँ आप लोग सुनते जा रहे हैं। थोड़ा सा कोऑपरेशन आप लोग करेंगे, या तो चैट बॉक्स में आंसर कीजिए या माइक ऑन करके बताइए कि हाँ पता है या नहीं पता है। ओके, देखिए इंटरप्रिटेशन क्लॉज और डेफिनेशन। हाँ कृष्णकांत, ठीक है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज और मैं बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। इंटरप्रिटेशन क्लॉज और डेफिनेशन क्लॉज में अंतर क्या है? एक बहुत माइनर सा जो है अंतर है, वो ये है कि डेफिनेशन क्लॉज जो होता है, डेफिनेशन क्लॉज में जिन टर्म्स को डिफाइन किया जाता है उनका मतलब होता है कि जैसी डेफिनेशन एक्ट में दे दी गई है उसको हम वैसे ही इंटरप्रिटेट करेंगे, उसका वहीं तक मीनिंग निकाला जाएगा जितना एक्ट में दिया है। जजेस, कोर्ट उसको अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट नहीं कर सकता, उसको और ज्यादा व्याख्या नहीं दे सकता, उसमें कोई चीज एक्स्ट्रा इंक्लूड नहीं कर सकता। जितनी परिभाषा दे दी गई है उतने तक ही लिमिटेड होके उसका अर्थान्वयन, उसका मीनिंग निकाला जाएगा। अब बात होती है इंटरप्रिटेशन क्लॉज की। इंटरप्रिटेशन क्लॉज में जिन वर्ड्स को परिभाषित किया जाता है या जिन वर्ड्स को इंटरप्रिटेशन क्लॉज के अंतर्गत डाला जाता है, उसका मतलब होता है कि कोर्ट को, न्यायालय को, मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि जो वर्ड इंटरप्रिटेशन क्लॉज में डाला गया है वो उसकी व्याख्या करने के लिए फ्री है। मतलब कोर्ट अपनी साइड से इंटरप्रिटेट कर सकता है उस वर्ड को। जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो डिफाइन की गई है, कितनी छोटी सी परिभाषा है, बहुत छोटी सी परिभाषा है। उन्होंने कह दिया ग्रोइंग क्रॉप, स्टैंडिंग ग्रास, और जो उगती हुई फसलें हैं वो क्या है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। इतनी सी परिभाषा दे दी, तो फिर भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा क्या? इसलिए उसको इंटरप्रिटेशन क्लॉज में डाला है। तो अब कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने वेरियस जजमेंट्स दे करके उस डेफिनेशन को बृहद कर दिया। फिर उन्होंने बता दिया कि नहीं भाई, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो क्या क्या चीजें उसमें आ सकती है। तो जब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा पढ़ते हैं स्थावर संपत्ति की, तो हमें उसमें काफी सारी चीजें देखने को मिलती है केस लॉस के माध्यम से, कि जज, मतलब आपने देखा होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से आपको क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली कि नीचे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, बताएंगे बताइए इनमें से इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या नहीं है, बताइए इनमें से इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। तो वो क्वेश्चंस क्यों आते हैं? क्योंकि वेरियस डिसीजंस के माध्यम से कोर्ट ने अलग अलग चीजों को इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में रखा और बताया कि क्या क्या स्थावर संपत्ति होंगी, क्या क्या स्थावर संपत्ति नहीं होंगी। इसलिए वो हमें एग्जाम में पूछा जाता है। और ये पावर कहाँ से मिला कोर्ट को? इंटरप्रिटेशन क्लॉज से। क्योंकि इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है इंटरप्रिटेट करना, व्याख्या करना। निर्वचन मतलब व्याख्या करना। मीन कोर्ट फ्री है कि कोई भी वर्ड इंटरप्रिटेशन क्लॉज में है तो वो अपने हिसाब से व्याख्या कर सकता है, ठीक है ना। मीन्स उसमें जैसी डेफिनेशन दी है उतने तक ही लिमिटेड नहीं रहना है। कोर्ट अपने हिसाब से भी उसको एक्सप्लेन कर सकता है। अगर केस की सर्कमस्टेंसेज ऐसी आई है जिसमें देखकर उनको लगता है कि हाँ यार ये चीज तो इसमें इंक्लूड होना चाहिए इस वर्ड में, तो वो उसको समाहित कर लेंगे। ठीक, तो ये अंतर होता है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, इसलिए इसका एक प्रॉपर 3-4 लाइन का आंसर अपने पास लिख के रखिए कि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ ले तो आप इसको किस तरीके से 2 लाइन में 3 लाइन में बोल सकते हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं कि डेफिनेशन क्लॉज में जिन वर्ड्स को डिफाइन किया जाता है उनका मीनिंग एग्जैक्टली वही लिया जाएगा जो डेफिनेशन क्लॉज में दिया गया है, ना कम ना ज्यादा। वेयर एज इंटरप्रिटेशन क्लॉज में जो वर्ड्स डिफाइन होते हैं उसमें कोर्ट को, न्यायालय को पावर होती है कि वो उनमें अपने हिसाब से व्याख्या कर सकते हैं, कुछ चीजों को समाहित कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से अपनी भाषा में हम बहुत सरल शब्दों में आंसर देना है हमें। यस, इंटरप्रिटेशन क्लॉज में अपेक्स कोर्ट हैज पावर टू इंटरप्रेट। यस, गुड, ठीक। तो ये जो है अंतर हो गया दोनों में। अब डिस्कस कर लेते हैं हम अपने सीआरपीसी के डेफिनेशन क्लॉज पे आ जाते हैं। तो देखिए सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्यों बनाया गया है? कल ही हमने समझा कि जितने भी आईपीसी के ऑफेंसेस हैं या अदर जितने भी सब्सटेंटिव लॉज हैं जिनमें अलग अलग प्रकार के अपराध बताए गए हैं, उनके दंड बताए गए हैं, तो उनको कैसे कोई व्यक्ति किसी एक्ट के अंतर्गत
या आईपीसी के अंतर्गत कोई अपराध के लिए कन्विक्टेड करना है, उसको कन्विक्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो वो प्रोसीजर हमें पता चलता है कहाँ से, दंड प्रक्रिया संहिता से, है ना। ये प्रक्रिया बताई गई है, प्रोसीजर बताया गया कि क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जुड़ी तो अपराधों से है। तो आपका डेफिनेशन क्लॉज जो है वो तो स्टार्ट है सबसे पहले बेलेबल ऑफेंस से, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि हम क्या समझे, ऑफेंस वर्ड को समझे, क्योंकि वो वहां पर जो वर्ड टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, बेलेबल एंड ऑफेंस। तो सबसे पहले अपराध, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अपराध शब्द सीआरपीसी में कहाँ परिभाषित है। पता है किसी को सीआरपीसी में किस क्लॉज में अपराध शब्द परिभाषित है? बताइए, चैट बॉक्स में फटाफट फटाफट आंसर कीजिए। टू एन सेक्शन, हाँ सेक्शन 2N, या हिंदी में हम कहेंगे ढा ढक्कन का। तो 2 में जो है अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है, ऑफेंस। इसी के साथ साथ कोरिलेट कर लीजिए, आईपीसी में भी ऑफेंस शब्द को परिभाषित किया गया है। आईपीसी में कौन सी सेक्शन में अपराध को परिभाषित किया गया है? चैट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी लोग, है ना, माइक मत ओपन कीजिए। आईपीसी में सेक्शन 40, ठीक है, आईपीसी में सेक्शन 40 में जो है अपराध शब्द को परिभाषित किया है। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, कुछ कुछ चीजें बतानी है। ये देखिए, ये बेयर एक्ट की पिक्चर्स है, ठीक है। ये देखिए 2N ऑफेंस, ऑफेंस मींस एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स and includes any act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act 1871। तो हिंदी में भी एक बार पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोक अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है, और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। तो यहाँ पर सिंपली क्या बताया गया कि हर एक्ट और ओमिशन जिसको जो भी हमारी विधियां प्रिवेल हैं, जो भी तत्समय प्रवृत्त विधि है या भारतीय दंड संहिता है या कोई भी ऐसी विधि जिसमें दंड बताए गए हैं, जिनमें किसी एक्ट को, जिनमें किसी ओमिशन को पनिशेबल बनाया गया है, वो सभी क्या है, अपराध है। कोई कार्य या लोक, कार्य तो सबको पता है, कार्य यानी कि हमने कह दिया कि मर्डर करना, किसी का हत्या करना क्या है, आईपीसी के अंतर्गत अपराध है। डाउरी लेना, दहेज लेना डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत क्या है, अपराध है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट करना, घरेलू हिंसा करना, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत अपराध है। तो ये तो कार्य है। लोक क्या होता है, ओमिशन, ओमिशन वर्ड आपको मिलेगा आईपीसी में। ओमिशन का मतलब होता है, या लोक करने का मतलब होता है कि जिस काम को करने के लिए कोई व्यक्ति लीगली बाउंड है, किसी काम को करने की आपकी लीगल ड्यूटी है, और अगर वो काम आप नहीं करते हैं तो वो भी अपराध माना जाएगा। इसको कहते हैं लोक, ओमिशन। जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी क्या है, अगर उसके सामने कोई क्राइम हो रहा है तो वो उस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करे, उस अपराधी को पकड़े, ये पुलिस ऑफिसर की लीगल ड्यूटी बनती है। लेकिन किसी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के सामने कोई व्यक्ति उसकी आंखों के सामने चोरी कर रहा है, और वो पुलिस ऑफिसर जानबूझकर उसको चोरी करने देता है, उसको नहीं पकड़ता, उसको नहीं रोकता है, उसको कोर्ट के समक्ष पेश नहीं करता, तो उसने क्या किया, उसकी लीगल ड्यूटी थी उस चोर को पकड़ना, उसको कोर्ट के समक्ष पेश करना, उसको अपराध करने से रोकना, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसको कहा जाता है कि उसने अपने कार्य का लोप किया। उसने क्या किया, उसने अपनी लीगल ड्यूटी जिसको करने के लिए वो बाउंड थी वो नहीं की, यानी कि उसने ओमिशन किया। तो ओमिशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्राइम, तो इसको भी अपराध ही माना जाता है। ये अपराध ही होते हैं जिनको हम आईपीसी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आईपीसी के जितने भी लेक्चर्स हैं, आईपीसी पूरी कंप्लीट हो चुकी है हमारे यहाँ, तो आईपीसी के जितने भी लेक्चर्स हैं उनको, उनकी जो सारे वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे अपलोड होते जा रहे हैं, तो आप लोग आईपीसी की सारी लेक्चर सीरीज यूट्यूब पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया। तो हर वो कार्य, हर वो लोग, एवरी एक्ट एंड एवरी ओमिशन जिसको पनिशेबल बनाया गया है आइदर आईपीसी, और जितने भी प्रवृत्त विधियां, जितने भी लॉज इन फोर्स है उनमें पनिशेबल किया गया, तो वो सभी अपराध हैं।
प्लस इसके साथ इसमें एक चीज को और अपराध बता रहे हैं, क्या, जिसके बारे में इसके अंतर्गत ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में एक अधिनियम है, पशु अत्याचार अधिनियम, इसकी धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। तो ये जो कैटल ट्रेसपास एक्ट है, पशु अत्याचार अधिनियम, यानी कि आपने सुना होगा कि बहुत से लोग पशुपालन करते हैं, गाय भैंसे पालते हैं, तो क्या होता है वो अपनी गाय भैंसों को आवारा छोड़ देते हैं, तो कभी कभी वो किसी के खेत में घुस जाती हैं और पता चला उनकी पूरी फसल नष्ट कर दी। तो इसके लिए भी एक एक्ट बना हुआ है, कैटल ट्रेसपास एक्ट। किसी व्यक्ति का जीव जंतु जो पालतू जानवर है यदि वो घुस जाएगा किसी के खेत में और नुकसान कर देगा तो फिर कैटल ट्रेसपास एक्ट की धाराएं लगती है। तो इन्होंने कहा है कि अगर कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 की सेक्शन 20 के अंतर्गत अगर कोई परिवाद आता है तो वो भी क्राइम मानेंगे, ठीक है, ऑफेंस मानेंगे, सॉरी अपराध मानेंगे। तो ये तो सीआरपीसी की सेक्शन 2N में जो ऑफेंस अपराध की परिभाषा है वो हो गई। अब सीआरपीसी में जो अपराध है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये तो डेफिनेशन हो गई 2N में, तो ध्यान रखना कि 2N में जो डेफिनेशन है वो सिर्फ इतनी है कि एवरी एक्ट एंड ओमिशन पनिशेबल बाय लॉ, वो अपराध होता है, और कैटल ट्रेसपास एक्ट की सेक्शन 20 के अंतर्गत कंप्लेंट आ रही तो वो भी अपराध है। अब जो ऑफेंसेस है, जो अपराध है, सीआरपीसी में उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, जमानतीय और अजमानतीय अपराध। दूसरा कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। तीसरा कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, समनीय अपराध और असमनीय अपराध। सॉरी, ध्यान रखिएगा इनको। तो सीआरपीसी में क्राइम्स को, अपराधों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि भाई या तो अपराध बेलेबल होगा या नॉन बेलेबल होगा, या तो कॉग्निजेबल होगा या नॉन कॉग्निजेबल होगा, या तो कंपाउंडेबल होगा या नॉन कंपाउंडेबल होगा। तो अब सीआरपीसी के डेफिनेशन क्लॉज में आपको इन 2 पॉइंट्स की डेफिनेशन तो मिलेगी, बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं, इसको डिफाइन किया गया है 2A में। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, इसको डिफाइन किया गया है 2C एंड 2L में। लेकिन कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को डिफाइंड नहीं किया गया है, इसको बताया गया है सेक्शन 320 में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्लॉजेस याद रखना है। बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस कहां डिफाइंड है, क्लॉज 2A। कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइंड है 2C में, और नॉन कॉग्निजेबल असंज्ञेय अपराध है 2L में, ठीक है। 2C में है संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध है 2L में, लेकिन बेलेबल और नॉन बेलेबल दोनों एक में ही है 2A में, जमानती और अजमानती। कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में जानकारी मिलेगी हमें कहां पर, सेक्शन 320 में, ठीक। इतनी बातें दिमाग में बिठाते जाइए, तुरंत चीजें याद होना चाहिए। मेरे पढ़ाने के बाद जो मैं पढ़ाऊंगी वो आप लोग एक बार रिवीजन किया कीजिए खुद से, तो आपको कभी भी बार बार जो है भूलेंगे नहीं आप कोई भी चीज। अब डिस्कस कर लेते हैं बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस को, ठीक है। तो बेलेबल ऑफेंस क्या है भाई, तो देखिए बेल शब्द की परिभाषा तो नहीं दी है कहीं भी एक्ट में, ठीक है। बेलेबल ऑफेंस को तो परिभाषित किया, जमानती अपराध क्या होगा, अजमानती अपराध क्या होगा, लेकिन जमानत क्या होगी वो नहीं बताया। तो देखिए बेल क्या है, although there is no specific definition of bail in the code, but in general the word bail means release of a person from legal custody। क्या कहा गया है कि कोई एक व्यवस्थित परिभाषा तो बेल शब्द की नहीं दी है सीआरपीसी में, लेकिन जनरली अगर देखा जाए सामान्यतः जो बेल शब्द उसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को विधिक अभिरक्षा से मुक्त कर देना, ये होता है क्या, बेल। The word bail means temporary release from imprisonment on furnishing security or surety to appear for trial। बेल जो है ना वो परमानेंट छूट नहीं होती है, कुछ समय के लिए ऐसे व्यक्तियों को जेल से छोड़ने के बदले में बेल कराई जाती है कि जब कभी भी ट्रायल होगी, जब कभी भी विचारण चलेगा तो उनको कोर्ट के समक्ष अपीयर होना होगा, उनको कोर्ट जब भी बुलाएगा उनको कोर्ट में उपस्थित होना होगा। इसके बदले में उस व्यक्ति से जो जेल में बंद है उससे कुछ सिक्योरिटी जमा करवा ली जाती है, या कोई पर्सन को श्योरिटी के तौर पर रख दिया जाता है कि अगर ये पर्सन उपस्थित नहीं हुआ तो आपको सिक्योरिटी भरनी पड़ेगी। तो इस तरीके से बेल मिल जाती है पर्सन को। तो ये टेम्पररी रिलीज होता है, कुछ समय के लिए छूट, कि भैया जब तक ट्रायल चल रही है व्यक्ति की, वो अननेसेसरी, अभी उसका दोष सिद्ध तो हुआ नहीं, अभी तो विचारण चल रहा है,
एविडेंसेस आएंगे, विटनेसेस आएंगे, फिर कोर्ट जो है दोनों पक्षों के एविडेंस लेगा, विटनेसेस को सुनेगा, फिर फाइनल डिसीजन पे पहुंचेगा। लंबा प्रोसीजर है, टाइम लगेगा। जब तक क्यों अननेसेसरी किसी व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट, जेल में रखना। तो इस चीज को रोकने के लिए बेल का प्रोविजन बनाया गया है कि उनको बेल मिल जाएगी। तो बेल कैसे मिलती है? सिक्योरिटी जमा करा के। कि जब सिक्योरिटी किस बात की? कि आप सिक्योरिटी जमा कीजिए कि जब कभी भी आपको विचारण के लिए कोर्ट में बुलाया जाएगा तो आप उपस्थित होंगे। अगर आप उपस्थित नहीं होंगे तो आपकी सिक्योरिटी जब्त की जाएगी। ठीक है, तो ये है बेल एज पर डिक्शनरी मीनिंग। अब बेलेबल ऑफेंस क्या जाइए, बेलेबल ऑफेंस को तो वैसे सूट ए में डिफाइन किया गया, लेकिन डिक्शनरी मीनिंग भी क्या है बेलेबल ऑफेंस का? जो जमानतीय अपराध है, इस शब्द को डिक्शनरी में परिभाषित किया गया है। कहा गया है कि बेलेबल ऑफेंस इज दैट ऑफेंस इन विच बेल इज टू बी ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट। बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध वो अपराध होते हैं जिसमें व्यक्ति को एक अधिकार के तौर पे बेल ग्रांट की जाती है। और वहीं पर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस इज दैट ऑफेंस इन विच बेल इज नॉट एडमिटेड एज अ मैटर ऑफ राइट। लेकिन अजमानती अपराधों में जो जमानत है वो राइट के तौर पे कभी नहीं मिलती। मतलब जिन अपराधों को जमानती अपराध बनाया गया है, सीआरपीसी के अंतर्गत बताया गया है कि ये जमानती अपराध होंगे, तो उनमें तो अधिकार है। मतलब अगर उनमें उसको बेल नहीं मिल रही है तो वो चैलेंज कर सकता है इस ऑर्डर को कि मुझे बेल क्यों नहीं मिल रही है, ये बेलेबल ऑफेंस है, मुझे बेल मिलना चाहिए, मेरा अधिकार है। तो बेलेबल ऑफेंसेस कैसे ऑफेंसेस हैं? ऐसे अपराध है जिनमें राइट है व्यक्ति का बेल पाने का, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में राइट नहीं है। वहां पे डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट होता है। कोर्ट चाहेगा तो बेल दे सकता है, मतलब नहीं चाहेगा तो नहीं दे सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कोड पे हमारे बेयर एक्ट में। बेयर एक्ट में सेक्शन क्या दी गई है? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्लॉज याद रखना है। बेयर एक्ट में सेक्शन 2A में बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। देखिए, दोनों टर्मिनोलॉजी लिखी है, बेलेबल और नॉन बेलेबल, जमानती और अजमानती। दो काम है ना? क्या है? जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय के रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है और अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। क्या कहा गया है? एक बार इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ। Bailable offense means an offense which is shown as bailable in the first schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force, and non-bailable offenses means any other offense. तो बेलेबल ऑफेंस को इन्होंने सीधा सीधा क्या कह दिया? मतलब यहाँ पे भी देखिए एग्जैक्ट परिभाषा नहीं बताई कि बेलेबल ऑफेंस क्या होगा, बस इन्होंने ये कह दिया कि इस कोड के सीआरपीसी में जो पहली अनुसूची दी है, फर्स्ट शेड्यूल दी है, उनमें एक आपको जो है एक सीरीज बताई गई है कि ये अपराध जो है ये बेलेबल होंगे, ये बेलेबल होंगे, ये बेलेबल, एक लिस्ट दी है पूरी। तो उस लिस्ट में जो फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल में जिन जिन अपराधों को बताया है कि ये बेलेबल होंगे वही बेलेबल ऑफेंस होंगे, और उनके अलावा जितने भी होंगे, मतलब जो फर्स्ट शेड्यूल में जो अपराध नहीं बताए हैं वो सारे अपराध क्या मान लिए जाएंगे? नॉन बेलेबल मान लिए जाएंगे। क्लियर है? ये 2A में डेफिनेशन बताई गई है। तो अब ये डेफिनेशन पढ़ने से क्या चीज क्लियर है? इट विल बी सीन दैट द कोर्ट हैज नॉट गिवन एनी टेस्ट और क्राइटेरियन टू डिटरमाइन वेदर एनी पर्टिकुलर ऑफेंस इज बेलेबल और नॉन बेलेबल। मतलब कोर्ट में कोई क्राइटेरिया नहीं बता रहे हैं, कोई टेस्ट नहीं बताया है किसी भी प्रकार का कि किनको हम बेलेबल ऑफेंस मानेंगे, किनको नहीं मानेंगे। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन वेदर इट हैज बीन शोन एज बेलेबल और नॉन बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। बस शेड्यूल में दिया है तो बस शेड्यूल में जिनको बेलेबल दर्शाया है ये जमानती है, वो जमानती होंगे, और जिनको नहीं दर्शाया वो अजमानती होंगे, है ना? That schedule refers to all the offenses under the IPC and put them into bailable and non-bailable category. तो अच्छा, शेड्यूल में भी जो अपराध बताए गए हैं वो कौन से? आईपीसी के बताए गए हैं सारे अपराध, कि आईपीसी के जितने अपराध हैं उनको डिवाइड कर दिया गया है फर्स्ट शेड्यूल में कि आईपीसी की कौन कौन से अपराध जो है वो बेलेबल होंगे, कौन कौन से अपराध जो है वो नॉन बेलेबल होंगे। तो व्हाट अबाउट अदर एक्ट्स? भाई आईपीसी एक अलग एक ही तो है नहीं कि जिनमें अपराधों का वर्णन किया गया है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट स्पेशल लॉज है जो अलग अलग बने हैं, उनमें भी तो अपराध होते हैं। तो उनमें क्या होता है कि जितने भी एक्ट हम पढ़ते हैं, अदर एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस पढ़ लीजिए,
ठीक है, आप अपना डाउरी प्रोहिबिशन पढ़ लीजिए, आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पढ़ लीजिए, जितने भी स्पेशल लॉज आप पढ़ेंगे तो उन लॉज में जितने भी अपराध होते हैं ना, तो उस एक्ट में खुद से ही वो बता देते हैं कि ये अपराध जो है बेलेबल होगा या नॉन बेलेबल होगा। जिन लोगों ने भी अभी मुझसे माइनर एक्ट्स पढ़ लिए हैं, अभी हमने 5-6 माइनर एक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं एमपीएडीपीओ के, तो उनको पता है ये चीज कि जितने एक्ट हमने पढ़ा है लास्ट में एक सेक्शन होती है हर एक्ट में, जिसमें बताया जाता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत सारे अपराध अजमानती है और कैसे होंगे, असंज्ञेय होंगे। मतलब दोनों चीजें बताई जाती हैं कि कॉग्निजेबल होगा और कि नॉन कॉग्निजेबल होंगे, बेलेबल होंगे कि नॉन बेलेबल होंगे। तो जितने भी स्पेशल लॉज हैं उनमें वही बता दिया जाता है, तो उनके लिए अलग से यहाँ पे मेंशन होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आईपीसी के बारे में ही प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो आईपीसी के अपराधों को क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया शेड्यूल फर्स्ट में। However, it can be generally stated that all serious offenses, तो अब जो शेड्यूल में जो अपराध बताए गए हैं ना कि कौन से अपराध जो है बेलेबल होंगे और कौन से नॉन बेलेबल होंगे, तो जब वो लिस्ट आप देखेंगे तो आपको भी एक चीज समझ में आ जाएगी कि जितने भी अपराध जिनके लिए सजा 3 साल और 3 साल से ज्यादा है उनको ही बेलेबल बनाया गया है। तो जब वो लिस्ट हम कंसीडर करते हैं तो उससे हमें एक चीज पता चल जाती है कि जितने भी ऑफेंसेस हैं जो 3 इयर्स और उनसे ज्यादा जिनमें पनिशमेंट है उनको बोला गया है कि वो होंगे नॉन बेलेबल ऑफेंस, ऐसे अपराध जिनमें बेल नहीं होगी। और उसके अलावा जो अपराध जिनमें 3 साल से कम की सजा है उनको मतलब वो तो मेंशन ही नहीं किए गए, यानी कि वो क्या होंगे, नॉन बेलेबल ऑफेंस होंगे। तो जनरली कौन से अपराध जो है वो नॉन बेलेबल होते जिनमें जमानत नहीं होगी, ऐसे सारे अपराध जिनमें 3 साल और 3 साल से ज्यादा की सजा बताई गई है ना, वो सारे अपराध होते हैं बेलेबल ऑफेंस। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, कुछ अपराध ऐसे हैं जिनमें 3 साल से कम सजा है या 3 साल की ही सजा है, उनको भी बेलेबल कर दिया गया। 3 साल से ज्यादा सजा है, 7 साल की सजा है, 8 साल की सजा है, उनको उनमें बेल मिल जाएगी। और कुछ अपराध ऐसे जिनमें 3 साल से कम की सजा है उनमें बेल नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल ये एक केस है आपका तलब हाजी हुसैन वर्सेस मधुकर पुरुषोत्तम मोंडकर 1958। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सप्रेशन दिया कि ये जो कैटेगराइजेशन शेड्यूल में दिया गया है कि 3 साल से अधिक, 3 साल और 3 साल से अधिक के जितने भी अपराध हैं उनको हम नॉन बेलेबल ऑफेंस मानेंगे, लेकिन इस चीज की अपवाद है। ये कैटेगराइजेशन जो है कुछ चीजों में जो है एप्लीकेबल नहीं होता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिसाइड किया। तलब हाजी हुसैन वर्सेस मधुकर पुरुषोत्तम मोंडकर 1958। इसमें क्या ऑब्जर्व किया सुप्रीम कोर्ट ने कि ऑन दिस बेसिस इट मे नॉट बी इजी टू एक्सप्लेन व्हाई फॉर इंस्टेंस offenses under section 475 477A 506 of IPC should be regarded as billable। जब आप देखेंगे कि आप पढ़ेंगे क्रिमिनल इंटिमिडेशन, तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए 7 साल की सजा है, 477A में 7 साल की सजा है, तो ये 3 साल से ज्यादा है, तो उस हिसाब से तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। लेकिन ये अपराध जमानती है, इनमें जमानत हो जाती है। फिर वहीं पर आप देखेंगे 379 चोरी, चोरी के लिए 3 साल तक की सजा है, 3 साल से ज्यादा की नहीं, लेकिन उसको क्या बेलेबल बनाया गया है ना। 3 साल और 3 साल से ज्यादा के जितने मैटर्स हैं वैसे नॉर्मली वो नॉन बेलेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पर चोरी जो है वो बेलेबल है, मींस बेल मिल सकती है। तो ये कुछ अपवाद है, तो कुछ अपवाद वाली कंडीशंस को छोड़ करके मोस्टली जितने अपराध होते हैं जिनमें 3 साल और 3 साल से ज्यादा की सजा होती है उनको थोड़ा सा सीरियस ऑफेंस माना जाता है और उनमें बेल नहीं मिलती है। ठीक है, कुछ अपवाद को छोड़कर। तो अपवाद कहाँ बताए गए, तलब हाजी हुसैन वर्सेस मधुकर पुरुषोत्तम मोंडकर 1958 में। इसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि कुछ अपवाद है इस चीज की। अब देखते हैं आगे। अब एक पॉइंट आता है कि जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं, किसी भी ऑफेंस में जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, तो अगर किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया है वो बेलेबल ऑफेंस का अपराधी है, मींस उसने ऐसा अपराध किया है जिसमें बेलेबल ऑफेंस मतलब वो बेलेबल ऑफेंस, उसमें उसको बेल मिल सकती है। तो बेल मिलने वाले ऑफेंसेस में यदि किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट किया है या डिटेन किया गया है तो ही हैज अ राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल।
तो यदि किसी व्यक्ति को बेलेबल ऑफेंस में बिना वारंट के आपने अरेस्ट किया है, तो जिसका अधिकार है कि उसको बेल पर छोड़ा जाए। बट इफ द ऑफेंस इज नॉन बेलेबल, लेकिन अपराध नॉन बेलेबल है कि उसको जमानत नहीं मिल सकती, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जमानत नहीं मिल सकती तो उसको जमानत दी ही नहीं जाएगी कभी। तो इट डज नॉट मीन दैट द पर्सन accused of such offense shall not be released on bail, but here in such a case bail is not a matter of right but a matter of discretion only। तो क्या होता है कि वैसे तो बेलेबल ऑफेंसेस में हमने पहले देखा ना डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से कि बेलेबल ऑफेंस में, बेलेबल अगर ऑफेंस है तो वहां पर व्यक्ति का अधिकार होता है बेल पाने का, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में अधिकार तो नहीं होता, लेकिन कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन होता है कि वो सर्कमस्टेंसेस देखेगा, केसेस के फैक्ट्स देखेगा, परिस्थितियां देखेगा, किन परिस्थितियों में, और उसको लगता है कि हाँ ठीक है ये इसको जब बुलाया जाएगा अपराधी को तो ये उपस्थित हो जाएगा, तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन से बेल दे सकती है, लेकिन जो एक्यूज है उसका अधिकार नहीं है कि वो अधिकार पूर्वक बेल मांग सके। ठीक, तो ये हो गए आपके बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस। इसके अलावा एक केस भी था इसमें, ये देखिए, the classification of offenses into bailable and non-bailable offenses has been devised for making a threshold decision as to whether the accused person should be released on bail. If this threshold decision is not in his favor, further proving is necessitated before making a decision as to his release on bail। ये कहा गया है कि ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है अपराध का, जमानती और अजमानती अपराध का, ये इसलिए किया गया है, एक सीमा बना दी गई है कि हाँ भाई ये अपराध जो है ये बेलेबल है, तो ताकि डिसीजन करने में आसानी हो, कि भाई कोर्ट को पता हो कि हाँ ये अपराध बेलेबल है, इनमें बेल देना ही है क्योंकि वो राइट है व्यक्ति का, और नॉन बेलेबल है तो इनमें जो है बेल नहीं दी जा सकती। तो जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं जिनमें बेल नहीं दी जाएगी, तो वहां पे क्या होगा, थोड़े और प्रूफ वगैरह देना पड़ेंगे एक्यूज को कि सर मुझे क्यों बेल दे दी जाए, है ना। तो डिसीजन लेगा कोर्ट कैसे, और थोड़े फैक्ट्स उनके सामने आएंगे तो अपने डिस्क्रिप्शन से जो है, जो भी उनके पास उनको और कोई प्रूफ चाहिए जो जरूरी है, उनको लेते हुए फिर वो डिसाइड करेगा कि इसको बेल पर छोड़ा जाए या नहीं छोड़ा जाए। इस फेवर में जो B.R. कृष्णा अय्यर, जस्टिस B.R. कृष्णा अय्यर थे, इन्होंने मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ MP के केस में क्या कहा, बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। ये एक रूल है जो मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ MP में कहा गया कि बेल जो है वो रूल है, बेल कानून है, लेकिन जेल अपवाद है। ये एक उक्ति है, ये माना जाता है कि जो विधि बनी है, तो विधि अपराधों को रोकने के लिए बनी है, विधि इसलिए नहीं बनाई गई है कि अननेसेसरी कोई भी व्यक्ति कुछ भी करे तो उसको उठा के जेल में भर दो और जेलों को एकदम भर रखिएगा, ये पूछते हैं। ये सीधा एज इट इज मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ MP का केस कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, पूछ लेते हैं कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, ये किस केस में कहा गया है ना, कि जो बेल है वो नियम है और जेल जो है अपवाद है। तो ये कहा गया मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ MP 1978 सुप्रीम कोर्ट का। देखिए याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारा बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में ज्यादा जानकारी कहीं पे भी नहीं दी गई है, बस जो जितने भी अपराध बेलेबल ऑफेंस है जो फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए हैं और जनरली जो 3 साल और 3 साल से ज्यादा से पनिशेबल होते हैं वो बेलेबल होते हैं। उसके अलावा फर्स्ट शेड्यूल में जो मेंशन है वो है, उसके अलावा जितने भी अपराध है वो सभी नॉन बेलेबल। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस भी। अब आते हैं नेक्स्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पे। कॉग्निजेबल ऑफेंस या इसको हिंदी में कहते हैं संज्ञेय अपराध। इसको सबसे पहले आपको क्लॉज याद रखना है, कहाँ डिफाइंड है, 2C में। 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या, संज्ञेय अपराध, कहाँ, गा, हिंदी में गा, 2 गा में संज्ञेय अपराध। क्या है भाई संज्ञेय अपराध? संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि, किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। तो सीधा एक लाइन में ऐसे अपराध जिनमें पुलिस ऑफिसर को किसी व्यक्ति को
बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार होता है, वो होते संघीय अपराध। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से ऑफेंस होते हैं, ये भी फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए हैं आपको, जैसे बेलेबल ऑफेंस बताए गए हैं, इसी प्रकार संघीय अपराध को भी फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है। आईपीसी के जितने भी अपराध हैं तो उनको लिस्टेड कर दिया गया है कि आईपीसी के जितने भी अपराध हैं ये कॉग्निजेबल अपराध हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल में जिन अपराधों को आईपीसी के जिन अपराधों को बता दिया गया है कि ये संघीय अपराध है, वो सारे संघीय अपराध है और उनमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, एक बार नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की परिभाषा पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद में दोनों चीजें आपको साथ में बताती हूँ। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस 2L में डिफाइंड है, क्लॉज याद रखना है पहले, हिंदी में था। ठीक है, तो था में असंज्ञेय अपराध, ये इसका उल्टा है, बिल्कुल अपोजिट। वहां पे बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बिना वारंट के कर ही नहीं सकते अरेस्ट। असंज्ञेय अपराध ऐसे अपराध होते हैं या असंज्ञेय मामला ऐसा मामला होता है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तारी करने का प्राधिकार नहीं होता। जब तक मजिस्ट्रेट से ऑर्डर नहीं मिल जाएगा, जब तक वारंट नहीं मिल जाएगा अरेस्ट वारंट, तब तक जो है पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को पनिशेबल नहीं, मतलब सॉरी अरेस्ट नहीं कर सकता। Non-cognizable offenses are those offenses in which a police officer has no authority to arrest without warrant. ठीक है, तो non-cognizable offense 2L में डिफाइन। तो अब वही सारी चीजें सेम है जो बेलेबल ऑफेंस में थी। देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस हमने क्या कहा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा ऑफेंस है जिसमें बिना अरेस्ट वारंट के जो है व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है, यानी कि ये ज्यादा सीरियस अपराध है। ये इतने सीरियस अपराध हैं कि पुलिस ऑफिसर अगर वारंट लेने जाएगा तो तब तक तो अपराधी भाग ही जाएगा, उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो जो बहुत सीरियस नेचर के अपराध होते हैं, बड़े अपराध होते हैं जिनमें 3 साल और 3 साल से ज्यादा की सजा होती है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस माने गए हैं। और ठीक है, और स्पेसिफिकली फर्स्ट शेड्यूल में आईपीसी में जो बताए गए हैं वो माने गए हैं। ठीक है, जो लेस सीरियस ऑफेंस होते हैं, जो कम खतरनाक अपराध होते हैं, वो होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिनमें व्यक्ति को बिना वारंट के जो है अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना आपका असंज्ञेय अपराध, जिसमें बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर जो है किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता, इसका एक अपवाद है, इसका एक्सेप्शन, वो है सेक्शन 42। क्या है? सेक्शन 42। तो जो 2L है ना, यहीं पर एरो लगा के लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में यहां लिख लीजिए एक्सेप्शन सेक्शन 42। 42 क्या है? इसका अपवाद है। क्यों? सेक्शन 42 बात करता है कि यदि कोई व्यक्ति जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का अपराधी है, ऐसा व्यक्ति जो असंज्ञेय अपराध किया है जिसने पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में, सेक्शन 42 कहती है, सेक्शन 42 में क्या बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है और पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति से उसका नाम और पता पूछता है और वो व्यक्ति अपना नाम और पता नहीं बताता, या पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इसने अपना नाम और पता गलत बताया है, तो वो पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट कर लेगा, भले ही वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस उसने किया है। तो ये सेक्शन 42 2L का क्या है? अपवाद है, क्योंकि सेक्शन 42 में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात की गई है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है कि बिना वारंट के आप अरेस्ट कर ही नहीं सकते। लेकिन वहां परिस्थितियां क्या हो रही कि कोई पुलिस ऑफिसर है और उसके सामने कोई व्यक्ति अपराध किया। कौन सा अपराध किया? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध किया, जिसमें पुलिस ऑफिसर को उसको अरेस्ट करने के लिए पहले मजिस्ट्रेट से वारंट ही लाना पड़ेगा। लेकिन वहां पर उसने जैसे ही अपराध किया तो जो पुलिस ऑफिसर है उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, पता बताओ, लेकिन वो बता नहीं रहा है। तो अगर वो नाम पता बताने से मना कर रहा है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो भी बिना वारंट के अरेस्ट कर देगा। ठीक है, तो सेक्शन 42 इज एक्सेप्शन ऑफ 2L, ये याद रखिएगा। इसके अलावा
हाँ, अब बात कर ले स्पेशल लॉ की। अब जैसे कि मैंने बेलेबल ऑफेंस में भी बताया कि बेलेबल ऑफेंस में जो फर्स्ट शेड्यूल में अपराध बताए गए हैं वो आईपीसी के ही बताए गए हैं। इसी प्रकार से जो कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात कर रहे हैं कि संज्ञेय अपराध कौन से होंगे जिनमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है, अरेस्ट विदाउट वारंट। ये कहाँ बताए गए, ये भी पहली अनुसूची में बताए गए हैं। तो अब स्पेशल लॉज का क्या, तो ये भी सेम है। तो जितने भी स्पेशल लॉज होंगे उनमें खुद ही एक अलग से सेक्शन भी होती है, उसमें बता दिया जाता है कि इस एक्ट के अंतर्गत के अपराध जो है वो कॉग्निजेबल होंगे कि नॉन कॉग्निजेबल होंगे। तो अब कुछ कुछ एक्ट ऐसे हैं जो अपवाद में चले जाते हैं। नॉर्मली आईपीसी के जितने भी ऐसे अपराध हैं जिनमें 3 साल या 3 साल से ज्यादा की सजा है, वो अपराध ही कॉग्निजेबल ऑफेंस माने गए क्योंकि सीरियस नेचर के होते हैं। लेकिन जो स्पेशल लॉ है तो बहुत से ऐसे एक्ट हैं, जैसे आपका अनटचेबिलिटी एक्ट है। तो अनटचेबिलिटी एक्ट में बहुत से अपराध ऐसे हैं जिनमें 6 मंथ तक की सजा है, मैक्सिमम पनिशमेंट 6 मंथ तक की है। लेकिन उस एक्ट की सेक्शन 15 में कहा गया है कि अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 के अंतर्गत के जितने अपराध होंगे वो कैसे होंगे, वो कॉग्निजेबल होंगे। मतलब 6 मंथ तक की सजा, यानी कि बहुत छोटे अपराध हैं, 6 मंथ तक का ही कारावास है। लेकिन उसकी सेक्शन 15 में कह दिया गया है कि इस एक्ट के अंतर्गत के जो अपराध है वो कैसे हैं, कॉग्निजेबल होंगे। मतलब बिना वारंट के व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाएगा, मतलब वो सीरियस नेचर के माने गए। तो ये अपवाद हो गया एक टाइप से इसका, ठीक है ना। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब आ जाते हैं हम कंपाउंडेबल ऑफेंस पे और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस पे। तो देखिए, कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस तो कहीं पे भी जो है परिभाषित नहीं किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। पहली बात तो डेफिनेशन क्लॉज में समनीय अपराध और असमनीय अपराध को कहीं पे भी परिभाषित नहीं किए गए हैं। इसका प्रोविजन आपको मिलेगा कहां पर, सेक्शन 320 में। हो रही है ना, देखिए अब बात कर रहे हैं हम किसकी, कंपाउंडेबल ऑफेंस की। एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस की, ठीक है। समनीय अपराध और असमनीय अपराध। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि सीआरपीसी में ये जो अपराध है ये डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, कहीं पे भी इनकी परिभाषा नहीं दी गई है। तो फिर आपको इनका प्रोविजन कहाँ मिलेगा, तो आपको इनका प्रोविजन मिलता है सेक्शन 320। तो सेक्शन 320 जो है, सेक्शन 320 का क्लॉज 1 जो है वो आपको बताता है ऐसे अपराध जो कंपाउंडेबल होंगे, समनीय होंगे, किसके द्वारा, एग्रीव्ड पर्सन के द्वारा। जो व्यथित व्यक्ति है जिसके साथ अपराध हुआ है उसके मर्जी से जो अपराध है वो कंपाउंडेबल हो सकता है। ये होता क्या है कंपाउंडेबल ऑफेंस, कंपाउंडेबल ऑफेंस या नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस यानी कि राजीनामा। आप जनरल लैंग्वेज में जानते होंगे, हम जिसको बोलते हैं राजीनामा, राजीनामा वर्ड सुना है। तो बहुत से ऐसे अपराध होते हैं जिनमें पार्टीज जो है वो राजीनामा कर लेती हैं। तो दो पार्टीज के बीच में सेटलमेंट करा दिया जाता है, तो जिनमें राजीनामा हो जाता है उनको बोलते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस। क्या बोलते हैं, कंपाउंडेबल, शमनीय अपराध। असमनीय, अनकंपाउंडेबल, जिनमें राजीनामा हो ही नहीं सकता। तो ऐसे बहुत से अपराध है जिनमें राजीनामा नहीं हो सकता और ऐसे बहुत से अपराध है जिनमें राजीनामा हो सकता है। तो वो जो अपराध है कि कौन से अपराध है जो कंपाउंडेबल होंगे और कौन से अपराध है जो अनकंपाउंडेबल होंगे, वो कहाँ है, वो आपको यहीं से पता चलेंगे। तो सेक्शन 320 सबसेक्शन 1 में ऐसे अपराध बताए गए हैं जो शमनीय होंगे एग्रीव्ड पर्सन की कंसेंट से। मीन जो विक्टिम पार्टी जिसके साथ अपराध हुआ है, अगर वो इच्छा रखती है कि हाँ मुझे राजीनामा करना है, तो ये जो है बिना कोर्ट की परमिशन के अपराध को जो है राजीनामा कर सकती है। तो सबसेक्शन 1 में पूरी लिस्ट बताई गई है। फिर उसके बाद सेक्शन 320 सबसेक्शन 2 जो है उनमें भी अपराध कंपाउंडेबल है, लेकिन विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, न्यायालय की परमिशन से ही अपराध जो है समनीय हो सकते हैं। मीन्स दो पार्टीज हैं वो चाहती है कि राजीनामा कर ले,
तो पहले कोर्ट की परमिशन लेना पड़ेगी। तो पूरी लिस्ट बताई गई है सेक्शन 320 सबसेक्शन 2 में कि कौन कौन से अपराध होंगे जो कंपाउंडेबल है, पार्टी राजीनामा कर सकती है लेकिन कोर्ट की परमिशन से राजीनामा करेगी। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 320 सबसेक्शन 9 जो है वो ये कहती है, क्या कहा गया है सेक्शन 320 सबसेक्शन 9 में, ये कहा गया है कि जितने भी ऐसे अपराध होंगे जो इस सेक्शन में नहीं बताए गए हैं वो सारे नॉन कंपाउंडेबल होंगे। ठीक है, तो जो सेक्शन जितने भी ऐसे अपराध हैं नॉट मेंशन्ड इन सेक्शन 320 ऑल आर नॉन कंपाउंडेबल। ठीक है, तो ऐसे सारे अपराध जो सेक्शन 320 में नहीं बताए गए हैं कि कंपाउंडेबल होंगे या नहीं होंगे वो सारे असम्मनीय, उनमें राजीनामा नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? जितनी चीज बताई इसमें कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी चीज समझ में ना आई हो चैट बॉक्स में पूछिए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। हमने आज अपराध समझ लिए। अपराध में हमने क्या देखिए कि सीआरपीसी के अंतर्गत अपराधों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जमानतीय, अजमानतीय, संज्ञेय, असंज्ञेय और कंपाउंडेबल यानी असमनीय और असमनीय। ठीक, नेक्स्ट जो अब क्लॉजेस बचे हैं, परिभाषा, सारी परिभाषाएं पढ़ना है तो वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। अब आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने डेमो सेशन लिए हैं आज और कल लिए थे, जिन लोगों ने, आप लोगों में से कोई भी अगर पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी पेड क्लासेस होगी। फीस आपकी रहेगी 2000 रुपीज। आप लोगों में से जो भी ज्वाइन करना चाहता है तो वो मुझे अभी व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 9479883389। ठीक है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, सारी जानकारी ले लीजिए। मैं आपको अपना गूगल पे नंबर दे दूंगी, उस पर आपको फीस सबमिट करनी है। मैं एक अलग से पेड ग्रुप बनाऊंगी, है ना। अभी मैं कॉमन ग्रुप पे लिंक शेयर कर रही हूँ क्योंकि डेमो क्लास थी, कोई भी ले सकता था। अब जो क्लासेस होंगी वो पेड वाली होंगी, मींस जो बच्चे फीस सबमिट कर देंगे वो ही क्लास में बैठ पाएंगे। तो मैं एक अलग से ग्रुप बना रही हूँ। 4 बच्चे ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, तो 4 बच्चे ऐड हो चुके हैं ग्रुप में। अब मैं एक दिन का समय ले रही हूँ, कल क्लास नहीं रखूंगी ताकि जितने भी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं वो कल में फीस सबमिट कर दें और परसों से क्लास कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि देखिए एमपीडीपीओ का पेपर बहुत नजदीक है, राजस्थान से विजिट कभी भी आ सकती है और मैं चाह रही हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी 2 महीने में ये कंप्लीट करा दूँ, तो कम से कम एक सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो जाए। आईपीसी कंप्लीट हो गई, उसके सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर डल जाएंगे, तो देखिए वो आपको फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो अब आप पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। समझ में आ गया हो तो फिर लेफ्ट करें, चैट बॉक्स में बता दीजिए समझ में आ गया या नहीं आया। ओके, श्वेता जी को तो क्लियर है। विशाल जी आपको समझ में आ गया? रवि जी, वेदिका जी, ओके चलिए तो कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।